देवघर से हमारी संवाददाता रुचि शर्मा लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। रुचि, प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां हैं, इस पर हमने जरूर बात कर ली है, लेकिन आप देखिए बयानबाजी का दौर अब भी जारी है, आरोप प्रत्यारोप अब भी लग रहे हैं। कई मुद्दे इस बार चुनाव में छनकर सामने आए, लेकिन आज भी देखिए बाबूलाल मरांडी जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट सामने आता है। इस चुनाव को निष्पक्ष नहीं कराने देने की साजिश का एक बड़ा आरोप उन्होंने लगा दिया पोस्ट के जरिए। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर चल ही रहा है और ऐसे में देखिए कई बार ऐसा देखा भी गया है, जो प्रमुख विपक्षी पार्टी राज्य की बीजेपी रही है, उन्होंने प्रशासन पर यह आरोप भी लगाया है कि कई बार सरकार के इशारे पर वो कार्य करते रहे हैं। और इस बार एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी ने यह प्रशासनिक अधिकारियों पर यह आरोप लगाया है कि वैसे मतदान केंद्रों पर जहां के वोटर्स नहीं पहुंच सके, तो इस तरह की खबरें जो है वो छनकर सामने आई है। उन्होंने इसकी शिकायत जो है निर्वाचन जो पदाधिकारी हैं उनसे भी की है और यह कहा है कि जैसे ही सत्ता परिवर्तन होगा, सत्ता बदलेगी, तो अविलंब उन पर कार्रवाई भी होकर रहेगी। तो ऐसे में वो अधिकारी जो हैं वो सचेत हो जाएं, इस तरह की हरकतों से बाज आए। देखिए कई मुद्दे जो हैं सुष्मिता वो निकलकर सामने आए। इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ समेत कई मुद्दे जो हैं वो रहे राज्य के लिए, युवाओं के रोजगार को लेकर के मुखर रही विपक्षी पार्टी। लेकिन देखिए कल तक की अगर तैयारियों की बात करें, जब 5 बजे प्रचार प्रसार का शोर समाप्त हुआ था, उसके बाद मधुपुर विधानसभा क्षेत्र से जो खबरें निकल करके आ रही थी, जो मंत्री हैं, वर्तमान सरकार में मंत्री भी हैं हफीजुल हसन, उनके तरफ से ये भाजपा के कार्यकर्ताओं द्वारा आरोप लगाया जा रहा था कि वो वहां की जनता को पैसे बांटने का कार्य कर रहे हैं, यानी कि वोटर्स को 500 रुपए देने का कार्य कर रहे हैं। तो देखिए इस तरह की कई विधानसभा क्षेत्रों से इस तरह की खबरें सुनने को मिलती थी, लेकिन अब जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं वो मधुपुर से यह आरोप लगाते हुए देखे गए कि वो वोटर्स को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, अपनी ओर लुभाने के लिए इस तरह के कार्य करते हैं। हालांकि चुनाव आयोग के तरफ से यह सख्त मनाही है कि किसी भी वोटर्स को, चूंकि अपने अपने मत का प्रयोग करने का हर एक व्यक्ति को अधिकार होता है, जो मताधिकार का प्रयोग कर सकते हैं, वो अपने मत का प्रयोग किसी के दबाव में आकर के नहीं करे, किसी के प्रलोभन में आकर के नहीं करे। और देखिए सारी चीजों का आकलन करते हुए वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। देखिए चुनाव आयोग की तरफ से कई कैंपेन भी चलाए गए थे ताकि ज्यादा मतदान प्रतिशत बढ़ सके। जो वैसे दिव्यांग जन है, जो चलने में अक्षम है, या जो सीनियर सिटीजन है, उनके लिए व्हील चेयर की भी व्यवस्था उन बूथों पर की गई है। खास व्यवस्था जो है वो इस बार बूथों पर देखने को मिलेगी। तो सुचारू रूप से सुव्यवस्थित तरीके से कैसे मतदान हो सके, इसकी व्यवस्था की गई है। और देखिए अब तो महज चंद घंटों का समय बचा है जब मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, और जो दिग्गजों के तरफ से जितनी ताकत, उतना प्रयास, उन्होंने अपना प्रयास कर लिया है। अब जो है जनता को सामने आना है, यानी कि जनता अब ईवीएम के माध्यम से जवाब देगी। तो देखने वाली बात होगी कि मतदान को लेकर, चूंकि उत्साह यहाँ पर भी देखने को मिल रहा है। अगर देवघर की बात की जाए, या फिर सारठ की बात हो, या फिर मधुपुर की बात हो, या फिर जरमुंडी की बात हो, इन विधानसभा क्षेत्रों में जो मतदाता हैं वो उत्साहित दिख रहे हैं। कल वो अपनी बारी का इंतजार करेंगे कतारबद्ध होकर के, और वो अपने अपने मत का प्रयोग भी करेंगे। सुष्मिता, देखिए इस बार बांग्लादेशी घुसपैठ समेत शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हुए, क्योंकि जो 5 साल में कार्य हो पाए हैं, उन कार्यों का भी आकलन जो है वो जनता जनार्दन करने वाली है, और उसके पश्चात ही अपने मत का प्रयोग करेगी। इस बार देखने वाली बात होगी कि कौन कौन से उम्मीदों को लेकर के जनता वोट कर रही है, चाहे युवा हो या फिर आधी आबादी की बात हो। क्योंकि देखिए मधुपुर में आधी आबादी की संख्या अत्यधिक है, महिला वोटरों की संख्या अधिक है। तो इस बार आधी आबादी की का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा। और ऐसे में इस बार का जो चुनाव है वो महिलाओं को केंद्र बिंदु में रख करके किया जा रहा है, महिलाओं को केंद्रित रख करके किया जा रहा है। हालांकि सभी वर्गों को ध्यान में रखा गया है, महिला हो, युवा हो, या फिर सीनियर सिटीजन हो, ये सभी वर्गों का खास ख्याल रखा गया है, किसान हो। तो देखिए अब बस देरी है, चूंकि कल 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू होगी और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान जो है वो शुरू किया जाएगा। जी सुष्मिता।
बिल्कुल रुचि, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रुचि आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि राजनीतिक समीकरण क्या कुछ है और प्रशासनिक स्तर पर क्या तैयारियां देवघर में की गई है। गोड्डा का रुख कर लेते हैं जहां से हमारे संवाददाता अजय लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्रीकांत और अमर भी हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। पहला सवाल अजय लाल से लेना चाहूंगे। अजय, गोड्डा में प्रशासनिक स्तर पर क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है, क्योंकि महज अब कुछ घंटे का इंतजार और जब दूसरे और आखिरी चरण के लिए मतदान झारखंड में होंगे। अजय, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? पहली जानकारी तो यही है कि आज जो ईवीएम डिस्पैच किया गया, ऐसी कोई भी गाड़ी नहीं थी, यहाँ तक कि छोटा ऑटो भी था, उसमें भी जीपीएस लगा हुआ था कि वो ऑटो पर बैठने वाले पोलिंग पार्टी कहाँ जा रही है, किस रूट से जा रही है, और उसकी निगरानी। बिल्कुल सुष्मिता, जी अजय, आवाज आ रही है, अब बात पूरी कर लीजिए। सुष्मिता, मैं उसी बात का मैं जिक्र कर रहा था कि प्रशासनिक तैयारी मुकम्मल हो चुकी है। आज तमाम पोलिंग पार्टियों को पोलिंग बूथों तक भेज दिया गया। तमाम गाड़ियों में जीपीएस सिस्टम लगे हुए थे और उनको रूट निर्धारित कर दी गई थी कि आपको किस रूट से जाना है। ये तमाम चीजें हैं। सबसे अहम ये होता है सुष्मिता कि जब चुनाव संपन्न हो जाते हैं और उसके बाद जब पोलिंग पार्टियां लौटती है ईवीएम लेकर, वो बेहद ही क्रूशियल पीरियड माना जाता है। और झारखंड में कई ऐसे वारदात हुए जब ईवीएम अधिकारी जमा करने जा रहे थे, उस वक्त कई प्रकार की घटनाएं हुई, तो वो क्रूशियल पीरियड माना जाता है। लिहाजा न्यूज़ 11 की टीम ने गोड्डा के डीसी से बात की, जिशान कमर से। उन्होंने कहा कि जो पोलिंग पार्टियां चुनाव कराकर लौटेगी शाम या देर रात तक, उनको रूट दे दिया गया है कि आपको किस रूट से जाना है। आप कल्पना कीजिए कि कोई पोलिंग पार्टियां यदि महंगामा में है और उसको ईवीएम लेकर आना है गोड्डा की तरफ, तो ऐसा नहीं कि वो किसी रूट से जाकर चला आएगा। जो रूट दिया गया है उसी रूट से आपको वापस आना है। यही एक पहला प्रिकॉशन है। दूसरा, सुंदर पहाड़ी का इलाका है, वहाँ पे हेलीकॉप्टर के माध्यम से ईवीएम पहुँचाए जाएंगे, लाए जाएंगे। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। सबसे अहम एक और बात है कि पोलिंग को लेकर जितने भी पोलिंग बूथ है, वहाँ पर यदि लंबी कतार किसी की लग जाती है तो अमूमन आप देखते होंगे कि लंबी कतार लगी हुई है लोगों की और लोग खड़े हैं। गोड्डा के विभिन्न बूथों पर होगा ये कि यदि कोई कतार है तो उसके बीच में बेंच लगा दिए जाएंगे कि आप कतार में भी रहें और चाहे तो थोड़ी देर के लिए बैठ भी सकते हैं। तैयारी मुकम्मल हो गई है। कई ऐसे पोलिंग बूथ हैं जहां पर सिर्फ और सिर्फ महिला पोलिंग अधिकारी की ही तैनाती की गई है। वहां पर एक भी पुरुष आपको दिखाई नहीं पड़ेगा। उसके बाद पोलिंग बूथों पर कई प्रकार के साज सजावट, जैसा कि पहले फेज में देखा गया कि कई पोलिंग बूथ ऐसे थे जो जिसका शक्ल बिल्कुल विवाह के मंडप की तरह दिख रहा था। वह भी यहाँ होगा। मेडिकल की टीम होगी और ऐसे वोटर जिसकी अवस्था 70 साल से ऊपर हो गई, 80 साल के हैं, जो पोलिंग बूथों तक चल कर नहीं आ सकते। हालांकि 80 साल से ऊपर के लिए बैलेट पेपर दिया गया था, लेकिन बावजूद इसके उनको अपने घर से पोलिंग बूथ तक लाने के लिए ई रिक्शा, ऑटो सहित कई गाड़ियों की व्यवस्था की गई है, जहां पर कि चुनाव आयोग के कर्मचारी जाएंगे, उनको ऑटो पर बिठाएंगे, वोट डलवाएंगे, फिर घर तक छोड़ देंगे।
तो ये मोटा मोटी बिल्कुल अजय, ये तमाम विभिन्न जिलों प्रशासनिक तैयारियां हैं ताकि ये चुनाव निष्पक्ष और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो और जनता अपने घर से बाहर निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करे और सही मतदान करे। धनबाद का एक बार रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अमर भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमर, सबसे पहले ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा कर लीजिए, धनबाद के जो मतदाता है वो किस तरीके से अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचेंगे, वहां पर क्या कुछ व्यवस्थाएं उन्हें प्रशासनिक स्तर पर देखने को मिलेगी? बिल्कुल, एक आपने सही कहा कि प्रशासनिक स्तर पर जो है क्या व्यवस्था है, और डीसी से हमारी आज बात हुई है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग का जो इंस्ट्रक्शंस है पूरी तरह से उसको फॉलो किया गया है। हर बूथ पे जो है वो कैमरा या फिर हर बूथ पे जो है पुलिस प्रशासन की निगाहें रखे। देखिए मतदाता क्या सोचते हैं, मैं उनसे भी आपको बात करूँ। बड़ा इंटरेस्टिंग होता है जब मतदाता अपनी बात को कहते हैं। देखिए आज रात है और सुबह जो होगी किसी न किसी का भविष्य का इंतजार करते हैं। तमाम लोग जो है मत करते हैं, वोट करते हैं। आप लोग क्या सोच करके? देखिए हम लोग अपने जिले के विकास के लिए, अपने राज्य के विकास के लिए वोट करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य ऐसा है कि पिछले 5 सालों में युवाओं को छला गया। सरकार यह कहकर आई थी कि युवाओं को यदि नौकरी नहीं देंगे, चुनाव आयोग के कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, इस वजह से आप जनता से बातचीत नहीं कर सकते हैं, अब उनकी राय लेने का वक्त नहीं है। अमर, इसके लिए माफी चाहेंगे उन तमाम दर्शकों से भी जो आपके साथ जुड़े। एक बार बगोदर का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे संवाददाता श्रीकांत जुड़ रहे हैं। श्रीकांत, क्या कुछ बगोदर में प्रशासनिक स्तर पर तैयारियां, जनता के मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है, राजनीतिक तैयारियां किस तरीके से की गई, दाव पेश किस तरीके से लगाए गए, वो सारी चीजें संपन्न, और अब सबसे बड़ा काम प्रशासनिक स्तर पर इस चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराना। देखिए सुष्मिता, मैं आपको बता दूं कि दूसरे चरण का ऐसा चुनाव था जहां पर पीएम से लेकर सीएम, चाहे वो कई राज्यों के सीएमओ ने अपना जोर आजमाइश की। लगातार सभी ने अपने अपने वायदे को लेकर जनता के बीच में जनता को रिझाने की भी हर संभव कोशिश की, लेकिन अब वह वक्त शुरू हो जाएगा कल सुबह 7 बजे से, जब इन इलाकों का, यानी कि दूसरे चरण में जो इलाके पड़ते हैं उनमें जो प्रत्याशी हैं उनके भाग्य का फैसला लोकतंत्र के भाग्य विधाता करेंगे, यानी कि जनता करेगी। इसे लेकर पूरी अगर गिरिडीह की बात करते हो, इस वक्त तो मैं बगोदर में मौजूद हूं, लेकिन बगोदर की बात कीजिए, डुमरी, गिरिडीह, तो कुल गिरिडीह जिले में 6 सीटें हैं। इन 6 सीटों पर कल वोट डाली जानी है और इसके लिए 4 डिस्पैच सेंटर बनाए गए थे, जहां से 6 विधानसभा सीटों के लिए मतदान कर्मियों को रवाना किया गया, सुरक्षा कर्मियों को रवाना किया गया है। खुद उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा, एसपी डॉक्टर बिमल कुमार हर चीजों की निगरानी कर रहे थे। सुरक्षा को लेकर सीएपीएफ हो या फिर सीएसएफ हो, यानी कि केंद्रीय सुरक्षा बलों के साथ साथ राज्य की पुलिस फोर्स को भी लगाया गया है। चूंकि इलाका नक्सल प्रभावित है, ऐसे में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ कॉम्बिंग ऑपरेशन भी चलाए जा रहे हैं ताकि कहीं से भी कोई सुरक्षा में सेंधमारी ना हो सके। इसके साथ ही साथ बता दूं आपको, तो सभी सीटों पर अगर आप देखिएगा तो काफी नजदीकी मामला है। सभी प्रत्याशियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है चुनाव में, और अब प्रत्याशी डोर टू डोर जा रहे होंगे शायद, या फिर अब बूथ मैनेजमेंट का वक्त है। क्योंकि आज रात जो कहा जाता है राजनीतिक रूप से कि आज रात की तैयारी से ही कल का जो सूर्य है, प्रत्याशियों की किस्मत का सूर्य उदय होगा। तो बूथ मैनेजमेंट में सारे राजनीतिक दल जुट गए हैं। बूथ लिस्ट हो, कार्यकर्ताओं को मैनेज करना हो कि किस तरीके से पर्ची दिया जाएगा, किस तरीके से अपने जो वोटर हैं उनको जागृत करना है, साथ ही साथ में बूथ एजेंट कहाँ पे बैठेंगे, वेरिफिकेशन करने के लिए जो एजेंट बैठते हैं उनका कहाँ पे नाम होगा। तो अब ये बूथ मैनेजमेंट करने का समय है, लेकिन प्रशासन ने अपनी सारी तैयारियां मुकम्मल करनी है, कहीं से कोई परिंदा भी पर नहीं मार सके, क्योंकि उपायुक्त नमल प्रियस लकड़ा लगातार हर चीजों का मॉनिटरिंग खुद कर रहे थे। गिरिडीह विधानसभा सीट की बात कर लीजिए आप, या फिर गांडे, कई बड़े प्रत्याशियों की किस्मत भी दांव पे है। सुष्मिता, राज्य के भारतीय जनता पार्टी जो सबसे बड़ी पार्टी, उसके प्रदेश अध्यक्ष, उनकी किस्मत भी ईवीएम में कल बंद हो जाएगी। सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी है कल्पना सोरेन, गांडे से विधायक भी रही हैं, उनकी भी किस्मत जो है कल ईवीएम में बंद हो जाएगी।
साथ ही साथ जो मंत्री बेबी देवी हैं, जिसे डुमरी को कहा जाता था कि जगन्नाथ महतो का गढ़ है, क्या वह किला झारखंड मुक्ति मोर्चा बचा पाने में इस बार सफल हो जाएगा, या उस किले को भेदते हुए कैंची चल जाएगी या कमल खिलेगा? यानी कि केला वहां पे चूंकि आजसू की प्रत्याशी हैं, फल सामने आएगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। गांडे में अगर आप बात कीजिए तो तीर चलेगा या कमल, ये आने वाला वक्त बताएगा। गिरिडीह में भी काफी नजदीकी मामला है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हों निर्भय कुमार शाहबादी, वो मजबूती से डटे हुए हैं। सुदीप कुमार सोनू वर्तमान में विधायक हैं, वो भी लगातार अपने कार्यों को बता रहे हैं, तो काफी नजदीकी मामला है। अब जनता किसे अपने सराखों पर बिठाती है, 5 साल का मुद्दा हो, काम का मुद्दा हो, या फिर अन्य मुद्दों को लेकर आगे जाती है, ये कल उनकी किस्मत ईवीएम में बंद हो जाएगी। लेकिन जिस तरीके से धनवार की समीकरण की अगर हम बात कर लें तो वहां पर अभी थोड़ी बहुत जो है अगर हम देखें तो टक्कर जो है वो जिस तरीके से शुरुआत में लग रहा था कि चौकोनीय मुकाबला है, मुकाबला जो है वो सीधा सीधा हम कहें तो माले और भारतीय जनता पार्टी में आ गया है। भारतीय जनता पार्टी वहां पे स्ट्रांग हो गई है निरंजन राय के आने के बाद में ये बातें, लेकिन अब ये जनता का कहना है। बिल्कुल श्रीकांत, आपने ठीक कहा, ये चुनाव ऐसा कि कुछ सीटों पर सीधा मुकाबला और तो कुछ सीटों पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। अब इस त्रिकोणीय फैक्टर में कौन बाजी मारता है, ये 23 नवंबर को परिणाम के साथ स्पष्ट हो जाएगा। श्रीकांत, अमर और अजय लाप, आप हमारे साथ बने रहिएगा। बोकारो का रुख कर लेते हैं। सुरेंद्र हमारे से संवाददाता वहां से भी जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, आपने भी डीसी एसएसपी से बात की थी, एसपी से बातचीत की थी, क्या कुछ वहां पर प्रशासनिक तौर पर जो है तैयारियां मुकम्मल की गई है? इन सबके बीच संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर किस तरीके से चुनाव संपन्न कराने को लेकर प्रशासन ने तैयारियां की है, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक साझा करिए। और संवेदनशील बूथों की हम बात करें तो जिस तरह से गोमिया विधानसभा में चतरो चट्टी है और कई अन्य बूथों की हमने बात की एसपी से, तो उन्होंने साफ तौर से कहा कि सारी सुरक्षा को लेकर मुवक्कल कर लिए गए हैं, तो कि सभी क्षेत्रों को सैनिटाइज किया गया है। और जब पोलिंग पार्टियां जा रही हैं तो विभिन्न क्षेत्रों में पुलिस बल हो या सीआरपीएफ कह सकते हैं और केंद्रीय सुरक्षा बल के सभी लोग विभिन्न क्षेत्रों में जगह जगह पर तैनात है, ताकि पोलिंग पार्टी को पहुंचने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए। हम बताना चाहेंगे कि बोकारो जिले में 4 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, बोकारो, बेरमो, गोमिया और चंदन क्यारी। यहाँ पर कुल 1581 मतदान केंद्र बना गए हैं। और बोकारो की अगर हम बात कर ले तो 588 बूथ है, वहीं गोमिया का तो 55 बूथ है, और अगर बेरमो की हम बात कर ले तो 321 बूथ है, और चंदन क्यारी 27 बूथ है। इन सभी बूथों पर मुकम्मल इंतजामात किए गए हैं। लगातार सुबह से ही पोलिंग पार्टी वहां पर मौजूद थी, और सबसे पहले अति नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो कि गोमिया को कहा जाता है, वहां पर सबसे पहले पोलिंग को ईवीएम और वीवीपैट के साथ भेजा गया। लेकिन उत्साह भी देखने को मिल रहा था। जो पहली बार मतदान कराने के लिए जा रहे थे लोग, जो चुनाव का महापर्व है उसमें लोग अपनी भागीदारी को निभाते हुए कहा कि हमें गर्व होता है कि राष्ट्रीय जो यह पर्व है, लोकतंत्र का महापर्व, इसमें हमें भागीदारी है। और जिस तरह से बोकारो उपायुक्त ने कहा कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न बूथों पर खासा इंतजामात किए गए हैं, चाहे वो बूढ़े बुजुर्ग हो चाहे हो, सभी के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। पिंक बूथ बनाए गए हैं। और जिस तरह से मैंने पूछा था उनसे कि जो बुजुर्ग होंगे उनके लिए क्या व्यवस्थाएं की गई है, तो उन्होंने बताया कि रैंप बनाए गए हैं, व्हील चेयर के इंतजाम, वहां पर उनको वोट दिलाने के लिए लोग मौजूद रहेंगे, ताकि किसी तरह से मतदान में कमी नहीं आए। लगातार बोकारो जिला प्रशासन है जो मतदान प्रतिशत बढ़ाने को लेकर महीनों से लगा हुआ है। चूंकि पिछली बार जो बोकारो शहरी की अगर हम बात कर ले तो मतदान प्रतिशत कम हो गया था, वहीं चंदन क्यारी में अच्छे प्रतिशत से मतदान, तो इसके भी खासा इंतजाम। 7 बजे से लेकर 7 बजे तक मतदान होना है। लगातार लोगों से अपील की जा रही है कि सबसे पहले आप मतदान करें, क्योंकि यह छुट्टी का दिन नहीं है। आपको छुट्टी इसीलिए मिला है कि आप मतदान कर लोकतंत्र को मजबूत बनाएं और एक मजबूत सरकार झारखंड में चुने। ये सभी बातें उन्होंने कही। और बोकारो एसपी जो मनोज स्वर्गीकार है, उन्होंने से कहा है कि निर्भुक मुक्त होगा और किसी से किसी को डरने की जरूरत नहीं है। किसी की धमकी से, किसी के पैसे के प्रलोभन से, किसी तरह से किसी व्यक्ति को डरने की जरूरत नहीं है। बोकारो पुलिस हर समय आपकी सेवा उपस्थित रहेगा। जो तरह से बोकारो एसपी ने कहा, चुनाव का वक्त है और आज का जो रात है वह पूरी तरह से
विभिन्न क्षेत्रों में जांच करेंगे, सघन जांच अभियान चलाएंगे, क्योंकि पैसे से किसी को पैसे से वोट खरीदा नहीं जाए, किसी को पैसे बिल्कुल सुरेंद्र, प्रशासनिक स्तर पर, विभाग के स्तर पर ये तमाम तैयारियां हैं ताकि ये चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो। एक बार धनबाद से वापस से अमर का रुख कर लेते हैं। अमर, 2019 और 2024 अगर पिछले चुनाव और इस चुनाव की बात करें, राजनीतिक मुद्दे बिल्कुल अलग हो चुके हैं, जनता के विषय लेकिन अब भी वही है, विकास, चाहे वो हर पैमाने पर क्यों ना हो। लेकिन राजनीतिक समीकरण को आप देखिएगा, एनडीए का खेमा जरूर कुनबा जो है वो बढ़ चुका है, क्योंकि यहाँ आजसू अब बीजेपी के साथ आ गई है। आप INDIE की तरफ अगर देखेंगे तो यहां काफी देर तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला, प्रत्याशियों के नाम, कई सीट्स पर फ्रेंडली फाइट, ये चीजें छनकर सामने आई है। तो इन सारी चीजों का इधर बीजेपी के साथ आजसू का शामिल होना और इधर कहीं ना कहीं फ्रेंडली फाइट कुछ सीटों पर देखना, कितना कुछ असर इसका परिणाम पर देखने को मिलेगा हमें। अमर, बिल्कुल, देखिए आपने सही कहा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ 2019 में आजसू नहीं थे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ झारखंड में हार गई थी, और अगर दूसरी तरफ अगर करें इंडिया गठबंधन की भी एक इंडिया गठबंधन बनाई गई है इस चुनाव में, इससे पहले इंडिया गठबंधन थी नहीं थी। तो अब सवाल उठता है कि आपने जो कहा कि जो लेट हुई, देर हुई, और हर पार्टी का अपना एक कल्चर होता है, कांग्रेस का अपना कल्चर है, भारतीय जनता पार्टी का अपना एक कल्चर है, और उस कल्चर के हिसाब से अपने गठबंधन और साइड में लेते हैं। तो उसका सीधा फायदा या नुकसान कहें, या तो फायदा भी ये लोग सोचते हैं और नुकसान भी सोचते हैं। लेकिन धनबाद की जनता किस सोचती है, क्योंकि धनबाद जो लोकसभा है वहाँ पर 6 विधानसभा है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 5 जीतकर 2019 में आई थी, और भारतीय जनता पार्टी के पास सबसे बड़ा प्रेशर ये होगा कि जो अपनी किला किस्म है उसको बचाने की होगी। और वहीं अगर जेएमएम और कांग्रेस की अगर बात करें, उनका समस्या ये होगा कि वो किस तरह से ज़्यादा सीट जीत कर आए। मैं एक बार फिर से, क्योंकि मैं जानता हूँ इंस्ट्रक्शंस है लोगों का, आम जनता का क्या सोचते हैं, किस सोच करके वोट करते हैं, ये एक सबसे बड़ा सवाल उठता है, और जो बार बार आप भी पूछते हैं, आम लोग भी पूछते हैं, क्या सोचते हैं, क्या कैसे जाएंगे चुनाव में। क्योंकि पिछली बार अगर आप देखें शहरी इलाके में मतदान कम हुआ, क्यों कम हो गया, क्यों नहीं बाहर निकले, ये तमाम चीजें हैं। जब वोट करने के लिए जाएंगे तो इनके जहन में क्यों गए, क्योंकि आज कह सकते हैं कि 12 घंटे के बाद और ये फैसला होगा और ये अपने मत का प्रयोग करेंगे। देखिए, मैं एक लाइन पर जरूर आपके साथ, आप लोगों के साथ लूंगा, क्योंकि आप लोग मतदान करने के लिए जाते हैं कल, क्या सोच करके आप लोग जाते हैं। मैं ये सोच की बात मैं किसी पार्टी पॉलिटिक्स में पढ़ना नहीं चाहता हूं, क्योंकि चुनाव आयोग का इंस्ट्रक्शंस है। क्या सोचते हैं आप? मैं ये सोच के जाता हूं कि यदि कोई भी जनप्रतिनिधि जिसको हम लोग चुनाव करते हैं, वोट देने के बारे में सोचते हैं, वैसा हो जो कि हमारे दुख सुख में शामिल हो। हम कभी कोई समस्या प्रॉब्लम लेके आए तो उस पर तुरंत कार्रवाई करें, हमारे दुख सुख में हमारे साथ चले। ये सोचते हैं आप लोग? हाँ बिल्कुल, अगर हमारे साथ समस्या आती है, हम अगर यदि कोई मुसीबत में फंसते हैं, और अगर यदि हमारे जो ऐसा प्रतिनिधि हो जो आपके साथ, बिल्कुल, वो अगर यदि मेरे साथ नहीं है तो हम वैसे लोगों को क्यों चुनेंगे। सवाल उठता है कि पिछले अगर देखें शहरी इलाका में वोट परसेंटेज जो कम हो गए, इसके पीछे क्या हो सकता है, क्योंकि आप लोग क्यों नहीं बाहर निकलते हैं, क्योंकि अब की बारी है, आप शहरों में रहते हैं, तो क्या बाहर निकल करके आप आम तमाम लोगों को कहेंगे कि नहीं आइए वोट कीजिए आप लोग? नहीं, ये हम लोगों में कुछ कमी है शहरी लोगों में। चलिए अमर, बिल्कुल, अब जो जनता है वो स्पष्ट कर रही है कि इन्हें कैसा प्रतिनिधि चाहिए और किन विषयों के साथ ये चुनाव में आगे बढ़ेंगे। बागोदर का एक बार वापस से रुक कर लेते हैं। श्रीकांत हमारे संवाददाता वहां से जुड़े हुए हैं। श्रीकांत, 2019 और 24 के समीकरण पर हमने सवाल जवाब जरूर कर लिया है, लेकिन इस चुनाव में आप ये देखिए JLKM, ये भी एक बड़ा त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीटों पर हमें देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं जो ये पार्टियां हैं, जो त्रिकोणीय मुकाबला कुछ सीटों पर देखने को मिल रहा है, ये किसका खेल बनाता और बिगाड़ता हुआ नजर आ पाएगा समीकरण के दौरान? देखिए, निश्चित तौर से छोटे जो दल हैं, जो तीसरे फ्रंट के तौर पर उभरे हैं, उनको नजरअंदाज करना पार्टियों के लिए भारी पड़ सकता है। डुमरी में चूंकि जयराम महतो खुद कैंडिडेट है, तो डुमरी की लड़ाई जो है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बहुत ही कठिन हो गई है, और आजसू के लिए भी वो राह आसान नहीं है, क्योंकि जयराम महतो खुद में एक ब्रांड है और वो खुद वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। साथ ही साथ लगभग जितनी सीटें हैं, सारी सीटों पर जो है जयराम महतो के कैंडिडेट है, सिर्फ गांडे को छोड़ के, क्योंकि गांडे में जो कैंडिडेट थे वो जाके झारखंड मुक्ति मोर्चा में शामिल हो गए, तो गांडे विधानसभा में JLKM का कोई भी प्रत्याशी नहीं है। लेकिन अगर गिरिडीह की बात कर लीजिए तो जयराम महतो फैक्टर हो सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप डुमरी की बात कर लीजिए, बड़ा फैक्टर हैं। बगोदर की बात कर लीजिए तो वहाँ फैक्टर हो सकते थे।
लेकिन उनके ऊपर लोगों ने भरोसा कम कर दिया। जो प्रत्याशी हैं उनकी अपनी खामियां हैं निश्चित तौर से, लेकिन फिर भी जयराम महतो का नाम वहां पे असरदार रहेगा। इसी तरीके से सारे इलाकों में जयराम महतो का फैक्टर हावी रहेगा। लेकिन डुमरी के बाद अगर जयराम का फैक्टर गिरिडीह जिले में किसी सीट पर रहेगा, जो भी फैक्टर दिखे, अब कैंची किसके वोट बैंक पर चलेगी ये तो 23 तारीख को मालूम चलेगा। गिरिडीह विधानसभा में पीटाण वाले इलाके में, जो पीटाण का इलाका है, पीटाण ब्लॉक का इलाका है, पारसनाथ का इलाका है, चूंकि वहां पर जयराम को चाहने वाले, सुनने वाले कई सारे लोग हैं, तो गिरिडीह विधानसभा में जयराम फैक्टर हैं निश्चित तौर से। एक जागरूक जनता पार्टी की प्रत्याशी अनीसा सिन्हा, वो भी 15 वर्षों से समाज सेवा में है, वो भी लगातार जो है, चाहे वो अल्पसंख्यक समाज हो या फिर और अन्य समाज हो, उनमें भी उनकी अच्छी खासी पकड़ है, तो वो भी जरूर कुछ ना कुछ नुकसान कर सकती हैं। लेकिन ये नुकसान किसके लिए जो है असरदार रहेगा और किसे इसका फायदा मिलेगा ये 23 तारीख को मालूम चलेगा। लेकिन सीधे साफ तौर पर देखिए तो झारखंड बिल्कुल श्रीकांत, और अब वक्त बस कुछ घंटों का है जब दूसरे और आखिरी चरण में बचे हुए 38 सीटों पर जनता अपने मत का इस्तेमाल करती हुई नजर आएगी और उसके बाद शुरू होगा वो परीक्षा जिसको पास करने के लिए तमाम राजनीतिक दल ने कई महीनों तक वो तमाम तैयारियां की, लोगों के बीच गए, वोट की अपील की। अब जनता जनार्दन की बारी है। बहुत बहुत शुक्रिया श्रीकांत आपका, अमर आपका, जलाल हमारे साथ जुड़े हुए थे, जलाल का भी बहुत बहुत धन्यवाद और सुरेंद्र भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।